हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डायस्टीरियोमर्स और मेजो कंपाउंड को काफ़ी डिटेल में करा था। आज एक अंतिम टॉपिक है इसमें स्टीरियो आइसोमर के फॉर्म में रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर नाम से पता चल रहा है कोई प्योर चीज़ नहीं होगा, मिक्सचर मिलावट होगा। तो यह मिक्सचर containing equal amount of two enantiomers of a compound। कह रहा है कि एक वैसा मिक्सचर जिसमें एक कंपाउंड के दो इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में होंगे, 50-50% होंगे, तो वैसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। जैसे लैक्टिक एसिड लेकर के यदि चले, कोई भी लिया जा सकता है, 50% प्लस लैक्टिक एसिड को यदि मिला दिया जाए 50% माइनस लैक्टिक एसिड से, तो क्या होगा। ये प्लस वर्ड लगा है, इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये माइनस वर्ड लगा हुआ है, लेवो रोटेटरी को बता रहा है, लेवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मैंने पीपीएल को राइट रोटेट करेगा, तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ना अल्फा, इसका वैल्यू होता है प्लस 3.82 डिग्री। एंगल तो यही है 3.82, प्लस बता रहा है कि राइट रोटेट किया, यही वाला प्लस है। तो इसका जो होगा अल्फा का वैल्यू ऑब्वियसली माइनस 3.82 होगा। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, तो इनैंशियोमर का प्रॉपर्टी तो हम पढ़े हुए हैं ना कि इनैंशियोमर जो होते हैं वे पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट एंगल सेम होता है। तो ये दोनों का एंगल सेम है, 3.82 डिग्री ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक प्लस है, मैंने पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट किया डेक्स्ट्रो, और दूसरा माइनस है, हमने पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट किया लेवो। ठीक है। अब सोचो कि जब ये दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो यहाँ मिलावट मिलेगा, हमें जो मिक्सचर मिलेगा उसे तुम क्या कहोगे, प्लस कहोगे कि माइनस कहोगे। ऑब्वियसली दोनों कहेंगे क्योंकि दोनों मिला हुआ है, तो इससे हम कहेंगे प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, या फिर इसी को कहेंगे DL लैक्टिक एसिड। वही चीज़ है ना, कैपिटल प्लस मैंने प्लस के बदले यहाँ स्मॉल d और माइनस के बदले स्मॉल l, D डेक्स्ट्रो L लेवो, या इसी को लिख सकते हो RS लैक्टिक एसिड। RS भी तो अपोजिट चीज़ बतलाता है ऐसा। तो ये प्लस माइनस हो, DL हो या RS हो, या बता रहा है कि यह एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल कंपोजिशन नहीं है, दो अलग अलग है और दोनों अपोजिट है। प्लस का अपोजिट माइनस, D का अपोजिट माइनस, D का अपोजिट L और R का अपोजिट S। तो बताओ कि अब जो यहाँ मिक्सचर मिलेगा वो तो 100% होगा, लेकिन वही होगा कि 100% में 50-50 बटा होगा, और वह जो दो 50 वाले होंगे वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि 50% पीपीएल को क्लॉकवाइज कर रहा है, तो बाकी 50% तो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो यहाँ यदि हम पूछें कि बताओ अल्फा का वैल्यू कितना होगा, या मिक्सचर जो बनेगा वह मिक्सचर पीपीएल को ओवरऑल कितना डिग्री रोटेट करेगा, तुरंत से कहोगे 0 डिग्री। और अल्फा 0 डिग्री आया, मैंने बिना सोचे समझे हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। थोड़ी डिफिनेशन में किया, मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनैंशियोमर्स ऑफ ए कंपाउंड, कि जब एक कंपाउंड के दो इनैंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को एक दूसरे में मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऐसे मिक्सचर को ही हम रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। तो ये जो तीन चीज़ तुम देख रहे हो या रिप्रेजेंट करता है एक रेसमिक मिक्सचर को। प्लस माइनस एक साथ हो, DL एक साथ हो, RS एक साथ हो,
तो ये बताते हैं कि यह एक रेसमिक मिक्सचर है, मतलब इसमें 2 इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में मिले हुए हैं। या जो प्रोसेस होता है 2 इनैंशियोमर्स को मिला करके रेसमिक मिक्सचर बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है रेसिमाइजेशन। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिमाइजेशन। अब जरा सोचो थोड़ा सा इसके बारे में डीपली और कंपेयर करो इसे मेजो कंपाउंड से। इसे कंपेयर कर लो किससे? मेजो कंपाउंड से। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा मेजो कंपाउंड के बारे में, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये भी होता था। अल्फा का वैल्यू यहाँ भी 0 आता था, अल्फा का वैल्यू यहाँ भी 0 है रेसमिक मिक्सचर में। तो यदि कोई पूछे कि मेजो और रेसमिक में क्या अंतर है, क्या अंतर है, तो एक तो अंतर है कि मेजो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल कंपाउंड है, और जबकि यह मिक्सचर है, ये सिंगल नहीं है, ये मिलावट होता है। कॉमन क्या है दोनों में? तो कॉमन एक ही बात है कि दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। दोनों में से कोई भी जो है वह पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, ये कॉमन बात हुआ। ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों, पीपीएल को दोनों में से कोई भी रोटेट नहीं करेगा। और अंतर बताया कि एक सिंगल कंपोनेंट है और दूसरा मिक्सचर है। मेजो कंपाउंड के ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का वजह हम क्या बताए थे? प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना, प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना, सिग्मा, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह रहे थे इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन ऐसा। तो रेसमिक मिक्सचर का जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है उसको क्या कहोगे? वजह इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, वजह इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बस मिक्सचर था इसीलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया कि 50% मॉलिक्यूल पीपीएल को राइट रोटेट किया तो बाकी 50% सेम एंगल से लेफ्ट कर दिया। तो देखो दाएं से चला वहीं पहुंच गया, तो ओवरऑल तो कहीं नहीं गया ना, रोटेशन हो ही नहीं पाया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, पीपीएल को रोटेट ही नहीं कर पाया। तो रेसमिक मिक्सचर का जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। ऐसा, यहाँ इंटरनल था, यहाँ एक्सटर्नल। कंपनसेशन का मतलब समझा चुके थे हम, क्षतिपूर्ति। वहाँ इंटरनल वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ यह जो क्षतिपूर्ति होता था वह एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता था, विद इन ये मॉलिक्यूल, और यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रहा है। क्या बोले? ए 50% अलग मॉलिक्यूल है, ए 50% अलग है, तो 50% मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करके क्षति पहुँचाया, तो बाकी 50% दूसरे मॉलिक्यूल उसको रोटेट राइट साइड करके पूर्ति करेंगे। तो यहाँ बाहर के मॉलिक्यूल आकर के उसको कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल। और वहाँ इंटरनल था, उसमें बाहर का मॉलिक्यूल क्या आता था? वही मॉलिक्यूल का 2 हाफ था ना, तो उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था, इसलिए इंटरनल। और यहाँ बाहर के मॉलिक्यूल आकर के इसको कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए हो गया एक्सटर्नल। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, और मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों का दोनों तुम याद रखोगे, ठीक है। प्रोसेस रेसिमाइजेशन कहलाया, इनैंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को मिला करके रेसमिक मिक्सचर बनाना जो है रेसिमाइजेशन कहलाया। रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर जब भी होगा उसमें इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में ही होंगे। यदि अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो फिर वे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएंगे। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं हमेशा। हाँ, इसी में कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो सकता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन हो सकता है। कंप्लीट रेसिमाइजेशन माने 50-50% दोनों रहेगा, अल्फा एकदम 0। और इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन का मतलब हुआ कि कम ज़्यादा होगा, एक 40 है तो दूसरा 60 है, तो मिलावट यहाँ भी है लेकिन एंगल 0 नहीं होगा, तो इसको पार्शियल रेसिमाइजेशन कहेंगे। ऐसे कि मान लो 40% मॉलिक्यूल है प्लस लैक्टिक एसिड और 60% है माइनस। अरे भाई, तो ये जो 40% प्लस है वो 40% माइनस को ही कैंसिल करेगा ना, बाकी 20% माइनस वाला तो बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि बाकी 20% मॉलिक्यूल पीपीएल को तो लेफ्ट रोटेट करेगा ही, तो उस केस में अल्फा का वैल्यू 0 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन, और ऐसा तब होगा जब इनैंशियोमर कोई एक्सेस में होगा, तो इसको हम लोग इनैंशियोमेरिक एक्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनैंशियोमेरिक एक्सेस, माने इनैंशियोमर ज़्यादा है, एक्सेस में है।
एक ज़्यादा था ना, दोनों बराबर रहेगा तब रेसिमिक मिक्सचर 0, एक तो ज़्यादा हो गया था, यहाँ 60 हो गया था और 40 हो गया था, तो इसे हम पार्शियल रेसिमाइजेशन कहेंगे, नॉट कंप्लीट रेसिमाइजेशन। कंप्लीट रेसिमाइजेशन 50-50% रहा तब, अल्फा 0 आया तब, और पार्शियल जब कम ज़्यादा हो गया तो उसमें अल्फा 0 नहीं होगा ऐसा। अब यदि यहाँ से डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो इंटरनल कंपनसेशन में हम क्या लिखेंगे कि द रोटेशन caused by the 1/2 of a molecule is cancelled by an equal and opposite rotation caused by the other half of same molecule। कि एक मॉलिक्यूल का एक हाफ के द्वारा जो रोटेशन होता है वह कैंसिल हो जाएगा उसी मॉलिक्यूल का जो दूसरा हाफ है उसके द्वारा जो रोटेशन हो रहा है उसके, तो कहलाएगा इंटरनल। और एक्सटर्नल कंपनसेशन में क्या कहोगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन में क्या कहोगे, एक्सटर्नल में कहोगे कि द रोटेशन caused by the molecules of one enantiomer is cancelled out by the rotation is cancelled out by an equal and opposite rotation caused by the same number of molecules of other enantiomer। तो हो गया एक्सटर्नल कंपनसेशन कि किसी कंपाउंड के एक इनैंशियोमर के मॉलिक्यूल का जो रोटेशन होगा वह कैंसिल हो जाएगा उसी कंपाउंड का दूसरे इनैंशियोमर के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा जो अपोजिट रोटेशन होगा उसके द्वारा। मतलब यहाँ तुम्हें कहना होगा मॉलिक्यूल का चर्चा और यहाँ एक हाफ दूसरे हाफ ऐसा चर्चा करना होगा, ठीक है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनसेशन वाला बात को थोड़ा ध्यान में रखोगे। क्यों इंटरनल एक्सटर्नल का है इसको हम समझा चुके, नोट्स में ही लिखा हुआ, एक बार देखोगे इस चीज़ को। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम बताएंगे कि यदि एक रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब दो इनैंशियोमर मिला हुआ है, रेसिमाइजेशन हुआ है, चाहे पार्शियल हुआ हो या कंप्लीट हुआ हो, रेसिमाइजेशन हुआ है, तो यदि उन दो इनैंशियोमर्स को हम सेपरेट करना चाहें जो एक दूसरे से मिला हुआ है, तो क्या वह पॉसिबल है या नहीं है। अब यदि है तो कैसे, मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल अमाउंट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो वह दो इनैंशियोमर को हम वहाँ से सेपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस इतना सा बात है। तो हो सकता है, ऐसा होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर में जो दो इनैंशियोमर्स हैं उन दोनों इनैंशियोमर्स को हम अलग कर सकते हैं कुछ केमिकल प्रोसेस से और कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस से। तो रेसिमिक मिक्सचर में हम क्या बोले कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग enantiomers of a substance into racemic mixture is called racemization। कि एक सब्सटेंस के इनैंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में बदल रहे हैं। रेसिमिक मिक्सचर में बदलने का मतलब इक्वल अमाउंट में मिला देंगे दोनों को, तो प्रोसेस हुआ रेसिमाइजेशन। जैसे अभी हमने कहा कि 50% प्लस किसी भी सब्सटेंस का और 50% माइनस को मिला दो तो प्लस माइनस बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर हुआ। उल्टा द प्रोसेस ऑफ separating the enantiomers of a compound from its racemic mixture is called resolution। बस नाम याद रख लेना ना, इस टर्म को क्या कहते हैं वो याद रख लेना।
इनैंशियोमर को रेशमिक मिक्सचर में बदलना कहलाया रेसिमाइजेशन, और फिर उस रेशमिक मिक्सचर से इनैंशियोमर को सेपरेट करना कहलाता है रिजोल्यूशन। रेशमिक मिक्सचर से इनैंशियोमर को सेपरेट करना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करना, तोड़ देना उसको। कैसे हो सकता है? केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी। केमिकल सेपरेशन हो सकता है। कैसे होगा? तो अभी बताए थे कि दो इनैंशियोमर है प्लस माइनस वाला, और इसका रिएक्शन यदि हम ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से करवाएं तो प्लस वाले का रिएक्शन अलग होगा और इसका रिएक्शन अलग होगा। तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा तो अलग अलग तरह का कंपाउंड बनेगा, और जब अलग अलग तरह का कंपाउंड बनेगा तो हम पता कर लेंगे कि कौन प्लस का है कौन माइनस का है। तो एक ऐसे, और दूसरा बायोलॉजिकली बताए थे जब इनैंशियोमर बता रहे थे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों जो है एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, दोनों मिला हुआ है, तुम्हें अलग करना है। तो क्या करोगे कि दोनों को घोल करके पी जाओगे। अब दोनों को घोल करके पी जाओगे तो तुम्हारे शरीर में पचेगा कौन? डी। नहीं पचेगा कौन? एल। तो जो नहीं पचेगा वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। तो सेपरेशन तो हो गया ना, हालांकि कोई काम कर नहीं रहा। मतलब कि इसको जो है ना हम लोग सेपरेट करते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से। कुछ वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेलेक्टिवली किसी एक आइसोमर को कंज्यूम करते हैं, दूसरे को नहीं। तो जिसको नहीं कंज्यूम करेंगे वो तो मिल जाएगा, और जो कंज्यूम कर गया वो तो ख़त्म हो गया। उसको तुम कैसे प्राप्त करोगे? तो चला गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पेट में, वो पता नहीं कर पाओगे तुम। तो ये बढ़िया मेथड नहीं है बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें एक आइसोमर नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे भी बोले कि डी और एल को अलग करना है, तो डी तुम्हारा बॉडी में पच गया, एनर्जी दे दिया, खत्म। एल जो है नहीं पचा तो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, तो तुम एल को ही रिकवर कर पाए, वहाँ डी को कहाँ कर पाए? डी तो खत्म ही हो गया ना, पच गया। तो ये जो है बायोलॉजिकल सेपरेशन वो बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक इनैंशियोमर ख़त्म हो जाएगा, दूसरे को तुम सेपरेट कर पाओगे, एक ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुआ, याद रखना कि रेशमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। इसको फिजिकल मेथड से करना संभव नहीं है, क्योंकि हम पढ़ें कि एक कंपाउंड के जो दो इनैंशियोमर होते हैं दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, सॉल्युबिलिटी सेम है, डेंसिटी सेम है। तो तुम वैसे का अलग करना चाहोगे तो नहीं होगा। बॉयल करोगे दोनों एक साथ बॉयल करेगा, घोलोगे किसी सॉल्वेंट में दोनों एक जैसा घुलेगा। तो फिजिकली अलग करना संभव नहीं है। केमिकल मेथड से, और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट रहा तो, या बायोलॉजिकल मेथड से, इन मेथड के थ्रू जो है इन्हें सेपरेट करना संभव है। अब ये जो चार टर्म्स बताया मैंने शुरुआत से, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मेसोफॉर्म और रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर तो अलग नहीं हुआ, बस इनैंशियोमर का मिलावट हुआ। डायस्टीरियोमर्स का कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो इनैंशियोमर्स और मेसोफॉर्म बचे, ये दोनों को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में लेकर के चलेंगे, चाहे वे ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। ऑप्टिकल आइसोमर माने स्टीरियो में लेकर के, ऑप्टिकल तो हो गया तुम्हारा इनैंशियोमर। तो अब जो अगला हेडिंग आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। किसी एक कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब अभी हमें दो चीज़ का कैलकुलेशन करना है, एक ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें इनैंशियोमर्स आएंगे, और दूसरा मेसोफॉर्म जो ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कहीं ऑप्टिकल आइसोमर बोला जा रहा है तो इनैंशियोमर समझना, और मेसोफॉर्म अलग से बोला जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्म तो इनैंशियोमर ही है ना, डायस्टीरियोमर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रेशमिक और मेसो तो होने से रहे, वे किसी भी हाल में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है इनैंशियोमर, और मेसो एक अलग से होगा। रेशमिक मिक्सचर नहीं पढ़ना है क्योंकि वही इनैंशियोमर का मिक्सचर है, और डायस्टीरियोमर्स का तो कुछ पता ही नहीं है कि एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें 3 केस है। केस 1 कि व्हेन द मॉलिक्यूल इज
अनसिमेट्रिकल एंड कंटेन्स एन कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। कायरल सेंटर में अंतर बता चुके हैं पीछे कि कोई मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल हो और उसमें कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर एन के बराबर हो, तो यहाँ से नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स माने ऑप्टिकल आइसोमर का संख्या होता है 2 का पावर n, और मेसोफॉर्म ऐसे कंपाउंड में नहीं होता है, 0। टोटल निकालोगे तो जोड़ दो 2 का पावर n + 0 तो 2 का पावर n। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, कैसे पहचानेंगे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, कई दफ़ा बता चुके हैं। C2H5 ये दोनों कायरल सेंटर हैं। दोनों कायरल सेंटर के ग्रुप्स को देखो, दोनों कायरल सेंटर के सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हो जाए तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट हो जाए अनसिमेट्रिकल। तो इस कायरल सेंटर में हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, क्लोरीन CH3 C2H5, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, तो यह अनसिमेट्रिकल। अब इस केस में कायरल सेंटर 2 है तो n का वैल्यू 2, तो यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला 2 का पावर n, n का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 माने 4, तो इसके 4 इनैंशियोमर्स बनेंगे। कैसे बता चुके हैं, डायस्टीरियोमर्स जब बता रहे थे उस समय देखोगे। मेसोफॉर्म नहीं बनेगा। अनसिमेट्रिकल में याद रखना, अनसिमेट्रिकल में मेसोफॉर्म ऑलवेज 0, क्योंकि मेसोफॉर्म के लिए चाहिए सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये तब होगा जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, जो ऊपर वही नीचे, जो दाएं ऐसे करके रहेगा। तो अनसिमेट्रिकल में मेसोफॉर्म कभी नहीं होता, एकदम इतना याद रख लो इस बात को, हमेशा कभी भी मेसोफॉर्म में नहीं होगा, मतलब अनसिमेट्रिकल के केस में मेसोफॉर्म कभी नहीं बनता है। स्ट्रक्चर का नीड नहीं है, 4 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो बताया नोट्स में है, एक बार देखोगे। एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, बस पूछेगा केवल, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कितने बनेंगे, ये 100% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट सेकेंड केस, केस 2, when the molecule is symmetrical and contains even number of स्टीरियो सेंटर। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और स्टीरियो सेंटर इवेन नंबर में हो, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो है इनैंशियोमर, इसका फॉर्मूला है 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1, और मेसोफॉर्म का है 2 का पावर n/2-1, 2 का पावर n-1 और 2 का पावर n/2-1, जहाँ n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। जैसे ऐसा सिमेट्रिकल है, CH3 इधर भी, H यहाँ Br यहाँ, सारे ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। 2 है, n = 2, कायरल सेंटर 2, तो 2 एक इवेन नंबर है, इवेन। अब यहाँ से निकाल दो, इसका इनैंशियोमर कितना बनेगा, इनैंशियोमर तो 2 का पावर n-1, तो 2 का पावर 2-1, 2 का पावर 1 मतलब 2। मेसोफॉर्म कितना बनेगा, तो 2 का पावर n/2-1, तो 2 का पावर 2/2-1, 2 का पावर 1-1, 2 का पावर 0 माने 1। एक मेसो बनेगा और 2 इनैंशियोमर बनेगा। डायरेक्ट एग्जाम में यही आएगा, टोटल निकालोगे तो जोड़ दो, 2 और 1 3। एग्जाम में देख लेना क्या पूछ रहा है, इनैंशियोमर पूछ रहा है, इनैंशियोमर को ही ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल सकता है, मेजो पूछ रहा है, या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ स्टीरियो पूछेगा तो दोनों जोड़ के लिखना, 2 और 1 3, और एक करके अलग अलग पूछेगा तो वैसे ही लिखोगे। और एक लास्ट कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तीसरा केस, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और स्टीरियो सेंटर इसका ऑड नंबर में हो, तो यहाँ से
एनांशियोमर निकालने का जो फार्मूला है, माने ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला वो हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 2 का पावर n माइनस 1/2। और मेसोफॉर्म निकालने का फार्मूला है 2 का पावर n माइनस 1/2। फार्मूला याद रखो बस, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एग्जाम में दिए रहेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का निकालना है। जैसे ऐसा COOH, OH, H, OH, H, OH, H, COOH। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जो ऊपर वही नीचे सिमेट्रिकल। ये 3 कायरल सेंटर है, कायरल नहीं, ये तो कायरल नहीं है, स्टीरियो सेंटर है। बता चुके हैं कायरल स्टीरियो में अंतर। n = 3 और 3 एक ऑड नंबर है। निकाल दो ऑप्टिकल आइसोमर का संख्या 2 का पावर n माइनस 1, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 का पावर n माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2। तो t का पावर 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2/2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। क्या 2 का पावर 2 हो गया 4, और ये 2 का पावर 1 आएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2। मतलब इसके एनांशियोमर्स बनेंगे 2। मेजो निकाल दो, तो 2 का पावर n माइनस 1/2, तो 2 का पावर 3 माइनस 2/2। n माइनस 1/2 है, तो 3 माइनस 1/2, तो 2 का पावर 2/2 मैंने 2 का पावर 1 मतलब 2। एनांशियोमर्स भी 2 बन रहे हैं और मेजो फॉर्म भी 2 बन रहे हैं इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला को याद रख लेना बस। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, पूछेगा भी यदि देखना है तो नोट्स में एक बार वहाँ से आप कर लोगे उसको। ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई। ये पहला केस तो वहाँ से पार हो गया। ये दूसरा केस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर इवन, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर ऑड। ये फार्मूला को याद रख लो बस। कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं कि यही। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानोगे ये भी हम बतला दिए। मिला के देखना, कायरल सेंटर के सारे ग्रुप्स को मिला के देखना। यदि सारे कायरल सेंटर के सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए तो सिमेट्रिकल का दोगे, और अलग अलग हो गए तो अनसिमेट्रिकल का दोगे। तो इतना कर लोगे, आई थिंक लगभग समाप्ति हो चुका है या चैप्टर एनांशियोमर। एक टॉपिक इसमें कन्फॉर्मेशनल बचा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशनल पूरा कर लिया हमने, ज्योमेट्रिकल पहले से किए हुए हैं, एक कन्फॉर्मेशनल बचा हुआ है जिसे आगे के लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। शायद 1 या 2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद ये आइसोमेरिज्म का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।